बजट 2021। जी हां, अर्थव्यवस्था क्या वापस पटरी पर लौटेगी कोविड के साथ? आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप, मेरी सहयोगी नेहा बातम हमारे साथ है और हर साल की तरह आज तक खास तैयारियों के साथ आपके सामने आया है आज दिन भर की खबरें, सीधी आपकी जेब से जुड़ी हुई, देश की अर्थव्यवस्था, देश के भविष्य से जुड़ी हुई। बिल्कुल अंजना, और हम मौजूद हैं ग्रेट इंडिया प्लेस नोएडा में। इस बार बजट बाजार हमने आपके लिए यहीं पर सजाया है और यहीं से हम आप तक पहुंचाएंगे पल पल की अपडेट। आपको बताएंगे कि कैसे निर्मला सीतारमण इस बार का बजट पिटारा लेकर हाजिर है। उन्होंने ये तक कहा है कि इस बार का बजट 100 साल में पहले कभी नहीं देखा गया। ऐसा क्यों कहा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, ये आपको बताएंगे और साथ ही तमाम एक्सपर्ट्स हमारे पैनल में मौजूद रहेंगे जिनके साथ हम ये जानेंगे कि कैसे अलग अलग क्षेत्र में इस बार बजट को वैक्सीन देने की जरूरत है। जी हां, कोरोना काल का ये बजट है और ऐसे में अर्थव्यवस्था को जो बूस्ट चाहिए, क्या वाकई इस बार के बजट से मिल पाएगा? इस पर हमारी पैनी नजर बनी रहेगी। सिर्फ एक वैक्सीन चाहिए बजट के लिए और ये खास तैयारी इस बार आप सीधा मॉल से देखेंगे। दिन भर कार्यक्रम, हर ऐसी खबर जो आपकी जेब से जुड़ी हुई है, चाहे वो टैक्स का मामला हो, महंगाई का मामला हो, क्या हो सकता है निर्मला सीतारमण के पिटारे में। आपको याद होगा एक स्टिमुलस भी अनाउंस किया गया था, लेकिन इन सब के बीच क्या बेहतर होगी परिस्थितियां देश में? आपको याद होगा लॉकडाउन लगने के बाद से हमारी ग्रोथ नेगेटिव में पहुंच गई थी। सवाल यही था कि क्या हम स्थितियों को बेहतर कर पाएंगे, और इसी की चुनौती का सामना आज निर्मला सीतारमण को करना है, सरकार को करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि तेज रफ्तार से अब अर्थव्यवस्था वापस लौटेगी, लेकिन उसके लिए आज का खाका, आज का रोड मैप सरकार का क्या है, वही पूरी कहानी बताएगा। बिल्कुल अंजना, और बात हम करेंगे कि कैसे चाहे वो कृषि की बात हो, चाहे वो नए रोजगार की बात हो, इन सब में एक उम्मीद है, एक आस है कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिटारे से और शायद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस पूरे बजट में जो आत्मनिर्भर भारत का फोकस रहने वाला है, इस पूरे बजट में जैसे कि प्रधानमंत्री लगातार कहते आए हैं कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, और साथ ही तमाम वो क्षेत्र जहां पर अभी हम दूसरे देशों पर निर्भर थे, उन देशों से कैसे अब हमें अपना फोकस वापस भारत पर लाना है, कैसे अब हमें स्वदेशी पर फोकस करना है। 11% का ग्रोथ प्रोजेक्शन, यानी हम इस दर से क्या रफ्तार पकड़ पाएंगे? हालांकि कोविड पैंडेमिक के पहले भी हम 6.5 और 4% तक पहुंच गए थे, लेकिन लॉकडाउन हुआ उसके बाद हम नेगेटिव में चले गए थे, 7.7% की गिरावट हुई थी। अब यहां से 11% का 21-22 में सफर क्या मुमकिन हो पाएगा? क्या है ऐसा सरकार के पिटारे में जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि अब हम बहुत तेज रफ्तार से विकास देश में देखेंगे? पहले आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए सरल तरीके से समझा देते हैं लोगों की उम्मीदें क्या है। एक तरफ किसान अभी भी दिल्ली की राजधानी के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ अगर आप इन 4 तस्वीरों को देखें तो कोरोना की महामारी ने ऐसी परिस्थितियां पैदा की जो इस सदी में विश्व ने नहीं देखा था। किसान आंदोलन है, रोजगार की मांग, नौकरी चाहिए नौकरी, और महंगाई का मुद्दा। क्या कुछ हो सकता है? पहले आपको एक कर्टन रेजर, एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, फिर आपको बताएंगे। कई खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, देखते रहिए आज तक। पहले ये रिपोर्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर वित्त मंत्रालय के अफसरों की टीम के साथ तैयार हैं देश की उम्मीदों और आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए बजट 2021 के माध्यम से। बस चंद घंटों की दूरी है जब हिंदुस्तान सुनेगा कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार ने उसके भविष्य को बनाने, संवारने और सजाने के लिए किन योजनाओं को जमीन पर उतारने का फैसला किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार तीसरी बार मोदी सरकार का आम बजट पेश करेंगी, लेकिन अब की बार चुनौतियों का अंबार है। सबसे बड़ी चुनौती कोरोना महामारी से मारामारी है, दूसरी ओर किसान आंदोलन की आंच है, तो वहीं अर्थव्यवस्था को संभालने की आस है। अलग अलग सेक्टर के लिए बजट का आवंटन होगा। उससे पहले आम से खास हर आदमी जानना चाहता है कि उसके हिस्से में क्या आने वाला है, चाहे वो किसान हो या कारोबारी, नौकरी पेशा हो या घर का बजट संभालने वाली गृहिणी। सरकार को अच्छी से अच्छी बजट पास करनी चाहिए। लॉकडाउन में काफी परेशान हो चुके हैं। अच्छा नॉर्मल आना चाहिए बजट। तो किचन पे बहुत असर पड़ता है, जैसे तेल, सिलेंडर, बिजली बिल,
सही आना चाहिए। लॉकडाउन के कारण वैसे ही बहुत परेशान हो गए लोग। बजट के बारे में ऐसी हमें लॉकडाउन में थोड़ी सी दिक्कतें आई थी क्योंकि हमारे दुकानों का किराया भी देना पड़ा। अच्छा, ब्याज की लोन की किस्तें भी देनी पड़ी, बैंकों की लिमिटों का ब्याज भी देना पड़ा। तो सरकार को हमारा यही अनुरोध है कि जो बजट पेश करेंगे तो थोड़ा हमारी वर्ग को देख के बजट पेश करें। रोजगार पहली चीज है कि रोजगार होना चाहिए, और जितना हम लोगों ने आम बजट में एक होना चाहिए कि जितना पूरे देश ने झेला है अभी हाल फिलहाल में, सरकार को उससे सचेत होना चाहिए। मोदी सरकार का ये लगातार 8वां बजट है। कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा मार पड़ी है छोटे कामगार, छोटे बड़े कारोबारी, किसान और आम करदाताओं पर, जिनकी नजरें बजट पर जमी हैं। वजह भी है क्योंकि नौकरी पेशा मध्यम वर्ग को उम्मीद है कि इनकम टैक्स में छूट का मौजूदा दायरा 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया जाएगा। किसानों को उम्मीद है कि किसान सम्मान निधि की मौजूदा राशि 6,000 सालाना से बढ़ाकर 10,000 की जाएगी। छोटे और मध्यम उद्योगों को बड़े स्कीम की घोषणा की उम्मीद है। घर खरीदने वालों को होम लोन ब्याज पर टैक्स छूट की उम्मीद है। बेरोजगारों को रोजगार की उम्मीद है। छात्रों को शिक्षा बजट में बढ़ोतरी की उम्मीद है। पहले तो हम ये चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत जोर दिया जाए, क्योंकि इससे अपनी आर्थिक अवस्था बहुत बढ़ सकती है। कोरोना महामारी की वजह से दुनिया के तमाम देशों के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है। सुस्त पड़ चुकी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में तेजी लाने की चुनौती से सरकार जूझ रही है। इसके साथ साथ कमाई और खर्चों का तालमेल भी बिठाना है। लेकिन सरकार को उम्मीद है कि कोविड के खात्मे के लिए आई वैक्सीन की सफलता में ही अर्थव्यवस्था का वैक्सीन भी छिपा है। अर्थव्यवस्था के लिए भी वैक्सीन है। क्यों? क्योंकि जब लोग वैक्सीनेट होंगे तो उससे जो है सर्विस सेक्टर में जो है मंदी है वो कम होगी, और भारत में करीब 60% जो आपकी कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर से आती है। तो इसीलिए वैक्सीन भी हेल्थ सेक्टर के लिए तो है ही, अर्थव्यवस्था के लिए भी वैक्सीन है। तो बस कीजिए बजट पेश होने का इंतजार और देखते रहिए आज तक, क्योंकि बजट की हर बारीक, सटीक, सही और तेज जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ देश के सबसे भरोसेमंद चैनल पर ही मिलने वाली है। आज तक ब्यूरो। तो लगभग इंतजार की घड़ियां धीरे धीरे खत्म होंगी, क्योंकि 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और उसके बाद अंजना देखना यह दिलचस्प होगा कि कैसे अलग अलग सेक्टर्स को वो एड्रेस करती हैं। बिजॉन मिश्रा जी उपभोक्ता मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ आलोक जोशी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले बात इकोनॉमिक सर्वे की कर लेते हैं, क्योंकि ये वो सर्वे होता है जिससे आपको इस बात का अनुमान लगता है कि इस बार के बजट में क्या होना है। इसी में 11% ग्रोथ रेट की बात की गई थी। आपसे शुरुआत करते हुए आलोक जोशी जी, वी शेप रिकवरी की इस इकोनॉमिक सर्वे में बात की गई। क्या होती है ये वी शेप रिकवरी और किन सेक्टर्स का इसमें योगदान देखने को मिल सकता है? वी शेप रिकवरी तो देखिए जैसा साफ है, अंग्रेजी का जो अक्षर है वी, बिल्कुल वैसी रिकवरी होती है जैसे आप एक सीधी लाइन में चल रही हो अर्थव्यवस्था और वो नीचे गिरी गड्ढे में, अगर वहां से वो उसी तेजी से वापस निकलती है तो उसको वी शेप रिकवरी कहा जाता है। तो ये रिकवरी जैसा दिखाई पड़ रहा है उसमें वी शेप रिकवरी है, लेकिन क्या ये वास्तव में वी शेप रिकवरी है या नहीं है, ये एक गंभीर सवाल है। और ये गंभीर सवाल क्यों है? क्योंकि कुछ जब वो वी का नीचे से ऊपर जाने की लाइन खींची है तो कुछ तबके ऐसे हैं समाज के जो उस वी में शामिल नहीं है, वो नीचे की तरफ चले गए हैं। इस वजह से बहुत से लोग इसको के शेप रिकवरी कह रहे हैं। हमारे यहाँ जिन लोगों के पास बहुत संपत्ति है, बहुत अमीर लोग हैं, उनकी रिकवरी तो वी शेप हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी समाज का बहुत बड़ा हिस्सा बाकी है जो अभी और नीचे जाता जा रहा है, जिसका रोजगार चला गया है, नौकरी नहीं है उसके पास, उसको बहुत समर्थन की, सपोर्ट की जरूरत है। तमाम उद्योग के और कारोबार के सेक्टर्स ऐसे हैं जिनको जरूरत है। इस वजह से इसको के शेप रिकवरी, और ये नया शब्द आया है इस बार इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में, इससे पहले हमने नहीं सुना था। हमने इससे पहले वी शेप रिकवरी, यू शेप रिकवरी जो थोड़ी धीरे धीरे आती है, एल शेप रिकवरी जो काफी देर में आती है, एक ही बार आती है या 2 सदी में आती है, इसीलिए शायद पहली बार ये टर्मिनोलॉजी हमारे हाथ में आई है। बिल्कुल। बिजॉन साहब आपके पास आते हुए, देखिए 2 चीजें हैं जो बार बार कहीं भी आप जाइए, नौकरी चाहिए, नौकरी, बेरोजगारी सबसे बड़ी चुनौती है।
सीएमआई की डेटा कहता है कि किस तरह से पिछली बार हमने देखा है जब लॉकडाउन रहा 23-25% तक बेरोजगारी हुई। सरकार कहती है वाला डेटा छोड़ दीजिए, कमी आई है नौकरियों में, लेकिन ऐसी परिस्थिति नहीं है। लेकिन हमने दिसंबर और जनवरी उसी आंकड़े में सुधार देखा है परिस्थितियों। अब सवाल यह है कि कैसे खर्च करें, पैसा लोगों की जेबों में बचे, खर्च करें, स्पेंडिंग हो, और इसी के साथ जो गरीब जिसका वो बात करें। के का अर्थ यही है कि के में जब आप एक लाइन देखते हैं उसके बाद एक हिस्सा ऊपर जा रहा है वो अमीरों को दिखाता है और जो हिस्सा नीचे जा रहा है वो गरीबों को दिखाता है। तो ऐसे में बिजॉन जी, 3 बड़ी बातें जो आज हम बजट में एक्सपेक्ट करें जिससे लोगों के जेब में पैसा ज्यादा रहे, वो खर्च ज्यादा करें और एक बूस्ट मिले और नौकरी मिले। नंबर 1 हम कहेंगे कि हम तो वी शेप में ही जाएंगे, हम के पे नहीं जाएंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि फार्मर्स को मैक्सिमम इंसेंटिवाइज किया जाएगा बजट में, ताकि जो एक्चुअल फार्मर्स हैं, जो बहुत कम मतलब रोजगार है उनका रोजगार का एक सही मतलब समाधान निकाला जाएगा इस बजट में। एक तो वो, दूसरा हम उम्मीद करते हैं कि जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है, जो टेक्नोलॉजी से इन्वॉल्व हैं, उसमें बहुत व्यापक रूप से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा लोगों में। हर एक व्यक्ति को एक स्मार्टफोन, एक मोबाइल फोन, एक इंटरनेट के माध्यम से उनको कोई ना कोई रोजगार दिया जाएगा ताकि वो एक कनेक्टिविटी में आ जाए इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में। और सबसे बड़ा जहां पर हम उम्मीद करते हैं कि एक बहुत जबरदस्त एक उछाल आएगा वो है हेल्थ सेक्टर। जो इकोनॉमिक सर्वे में भी कहा गया है, हेल्थ सेक्टर में इतने जबरदस्त एक उछाल आना चाहिए जो हम लोग उम्मीद रखते हैं कि ये केवल रोजगार नहीं लोगों को दिलाएंगे, बट एक भरोसामंद हेल्थ केयर संभव करवाएगा। जो भरोसामंद संभवकारी जो हेल्थ सेक्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि आज जो 2 करोड़ लोग हर साल हम लोग देखते थे जो गरीबी रेखा के नीचे चले जाते थे, हेल्थ सेक्टर के कमी के चलते उनको संपत्ति बेचना पड़ता था, या तो उनको डेट लेना पड़ता था, लोन लेना पड़ते थे अपना स्वास्थ्य को देखने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आयुष्मान भारत को और जबरदस्त एक कोई धकेल देंगे फाइनेंस सेक्रेटरी मिनिस्टर, और हम उम्मीद करते हैं कि कई मिडिल क्लास लोग उसमें जुड़ेंगे। तो एक मिडिल क्लास ड्रिवन इकोनॉमी, एक मिडिल क्लास ड्रिवन जो हम उम्मीद करते हैं वी शेप्ड इकोनॉमी, वो हम देखेंगे अब। और मिडिल क्लास को बहुत जबरदस्त सोशल सिक्योरिटी का भी उम्मीद है। तो जैसे लेबर लॉज का रिफॉर्म्स हो रहा है, ये सारी चीजों को देखकर ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सबको एक कुछ ना कुछ इस ढंग का पैकेज मिलेगा कि उनको बचत होगा और वो खर्चा भी कर सकेंगे। तो इसी ढंग से इकोनॉमी बढ़ेगा जो हम उम्मीद करते हैं। बिजॉन जी, हर बार हमने देखा है फोकस जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर रहता है, लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है, और जैसा कि अंजना ने भी कहा कि रोजगार पर फोकस बहुत जरूरी है। ऐसे में सर्विस सेक्टर का इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। 60% हिस्सा जीडीपी का सर्विस सेक्टर से आता है। सर्विस सेक्टर के लिए क्या उम्मीद करें हम? सर्विस सेक्टर में हम आपको बताएं, हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि जैसे कोई भी मैन्युफैक्चरर, उसको आफ्टर सेल सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज आप लोगों को मालूम है, आप लोग उपभोक्ता होते हुए भी, हमारे सर्विस सेक्टर कितना पुअर है क्वालिटी में इतना गुणवत्ता में कमी है कि हम लोगों को इसमें फोकस करना होगा यदि हम आत्मनिर्भर भारत खोज रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत तब होगा जब आप क्वालिटी पे ध्यान देंगे, और क्वालिटी सर्विस के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रेन करके स्किल दिलाकर उनको रोजगार दिलाना अनिवार्य होगा। ये हम उम्मीद करते हैं कि सर्विस सेक्टर में बहुत सही ढंग से आप कहे हैं कि हम लोगों को एक फोकस लाना होगा। मैन्युफैक्चरिंग तो है ही यार, मैन्युफैक्चरिंग अच्छी तरीका से इवन कोविड के टाइम में वो मैनेज किए हैं अपने को, लेकिन उसके साथ साथ सर्विस सेक्टर को भी हम लोग को उतना ही ध्यान देना होगा जितना हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को दे रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लेकिन कहता है आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते आलोक जोशी जी, और हमने देखा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर ने, कृषि क्षेत्र ने देश को बचाया था उस लॉकडाउन के दौरान। लगभग 13.5% से 17.5% वो पहुंचे, और मैन्युफैक्चरिंग में उसी अनुपात में 17, 17.5 से 13, 13.5 के नीचे वो पहुंचे। लेकिन एक बार अनलॉक का फेज शुरू हुआ, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा हो रहा है। मैं तीनों क्षेत्रों पर अलग अलग बात करना चाहती हूँ। देखिए, कृषि क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के सामने। उसी कृषि क्षेत्र में किसानों को मनाने के लिए क्या कुछ ऐसा लुभावना किया जा सकता है इस बजट के लिए कि देखिए, हमें आपकी बहुत चिंता है, हम कृषि कानून को भी होल्ड पर डालने को तैयार है, और हम बजट में भी आपका खास ख्याल रख रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर, तीनों पर अगर आप अलग से बता सकें। जोशी,
तो देखिए, कृषि क्षेत्र सबसे इम्पोर्टेंट है और वो इसलिए है क्योंकि आपने देखा होगा कि खेती ने ही इस विकराल परिस्थिति में इस देश का साथ दिया है, जिस हाल में इमेजिन नहीं किया जा रहा था। और ये मानना चाहिए, बहुत बड़ा वरदान के तौर पे इसे देखना चाहिए कि कोरोना का जो संकट है, ये डर था बड़े पैमाने पे पहले दौर में कि अगर ये गांव में फैल गया तो क्या होगा। लेकिन किस्मत की बात है कि वो गांव में नहीं फैला। गांव में इकोनॉमिक एक्टिविटी जारी रही उस पूरे दौर में जब शहरों में इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो गई थी, करीब करीब ठप हो गई थी। उस समय भी गांव में इकोनॉमी चलती रही और गांव में जो ये 6,000 रुपए लोगों के हाथ में पहुंचे थे, जेब में पहुंचे थे, उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, जिसको हम आज देख रहे हैं कि कृषि सेक्टर में तेज ग्रोथ दिखी है। क्योंकि जब वो आदमी आत्मनिर्भर हो गया, उसको एक चिंता खत्म हो गई कि करूं क्या, खाऊं क्या, इसलिए वो रफ्तार वहां बनी हुई है। एक्टिविटी चल रही थी इसलिए रफ्तार बनी हुई है। और सरकार को या जो भी इकोनॉमिस्ट हैं जानकार, वो सब उनको दिख रहा है कि ये पैसा देने का लाभ हुआ है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि सरकार न सिर्फ वो पैसा देना जारी रखेगी बल्कि उसमें और इजाफा हो सकता है, उसको और बढ़ाया ये जा 40% इंक्रीमेंट की बात इसमें कही गई है। ये संभव है। जो 6,000 रुपए अभी है उसको 10,000 किया जाए तो कोई बड़ा आश्चर्य नहीं होना चाहिए, वो 10,000 तक पहुंच सकता है। चलिए, बहस गर्म हो जाएगी। सैयद जफर इस्लाम, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सांसद भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ यहां पर मॉल में पहुंच चुके हैं इस स्पेशल बजट के टेलीकास्ट के लिए। आलोक शर्मा जी मोर्चा संभाल चुके हैं, प्रखर वक्ता है कांग्रेस पार्टी के, और कुछ ही देर में आप इनको जबरदस्त एनर्जी के साथ सैयद जफर इस्लाम पर हमला करते बोलेंगे। लेकिन सैयद जफर इस्लाम साहब, आपकी चुनौती तो किसान दे रहे हैं बॉर्डर पर, विपक्ष तो बीच में सवाल आपसे पूछता है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसे आंदोलन के बीच ये बजट आ रहा है, क्या ऐसा होगा कि आप किसानों का भरोसा जीत सके? क्या ऐसा होगा जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में रफ्तार आएगी? और लोगों को, जो मैं लगातार आपसे कह रही हूं, छोटे शहरों में जाकर देखिए, नौकरी चाहिए, नौकरी की व्यवस्था कैसे होगी? या फिर आप वही मुद्रा लोन, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ हो रहा है, वहां नौकरियां बढ़ जाएंगी, यही सब गिनाएंगे। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या सोच रही है आपकी सरकार? क्या नया आउट ऑफ द बॉक्स सोचा आपने? देखिए अंजना जी, अगर आप आंकड़ों पे जाइएगा तो जो वैसे कोई ऐसा डेटा नहीं है देश में जिसको बेसिस पे आप कह सकते हैं कि रियल टाइम बेसिस पे कोई जॉब के आंकड़े आपको मिल सकते हैं। लेकिन जो सर्वेज होते हैं उसमें आप लोग कोट करते हैं बराबर सीएमआई के सर्वे को, और सीएमआई का सर्वे ही देखिए तो अगर फरवरी 2020 में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 7.5% के आसपास था, वो बढ़ के जो है 26% चला गया था। और आज सीएमआई की रिपोर्ट देखिए, नवंबर के जो नंबर थे, दिखा रहे हैं अपने स्क्रीन पर, दिखाइए इसको, फुल स्क्रीन दिखाइए। नवंबर में दिखाइए, नवंबर में देखिए, और फिर दिसंबर में देखिए थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन जनवरी के नंबर जो है फिर जो है प्री कोविड लेवल से बेहतर हो गए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये ठीक है, बेहतर हो गए, लेकिन सरकार ने जो इनिशिएटिव लिए हैं, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं, जो पॉलिसी रिफॉर्म्स किए हैं, उसके बेसिस पे आगे आने वाले दिनों में एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और बढ़ेगी, सर्विसेज सेक्टर में और जॉब क्रिएशन होगा। और खासकर आप देखिए, जैसे आप देखिए, आप रेस्टोरेंट, टूरिज्म, इस तरह के, इसमें जो बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट होता है सर्विसेज सेक्टर में, वो अभी फुल फ्लेज तरीके से नहीं आया है, इसलिए कोविड, अभी पूरा इम्पैक्ट कोविड का खत्म नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे वैक्सीनेशन ड्राइव बढ़ता रहेगा, हम तेजी से इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ती रहेगी और जॉब क्रिएशन भी होता रहेगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, जब किसान भाई बहनों के बारे में बात करते हैं तो उनकी उम्मीदें भी सिर्फ और सिर्फ इसी सरकार से है, किसी और सरकारों से नहीं। अगर आप पिछले 7 दशक का अगर आप देखिए, रिकॉर्ड निकाल के देखिए, तो उनकी आमदनी जिस तरह से बढ़ी है और जिस तरह से बाकी देश के लोगों की आमदनी बढ़ी है, उसमें आपको आलोक जी जल्दी से एक रिस्पॉन्स, ब्रेक पर जाने का, ठीक है, जल्दी से एक रिस्पॉन्स। वी शेप रिकवरी कह रही है सरकार कह रही किसान खुश है, उम्मीद है इनसे, इसीलिए इनसे नाराज है, आपसे उम्मीद नहीं लगता है कि स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, बैठ अप इंडिया, लेट अप इंडिया, और आज हालत यह है कि इकोनॉमी रेंग अप इंडिया हो गई है, रेंग रही है इकोनॉमी। प्रधानमंत्री महोदय ने तो स्वयं ही बोल दिया है कि 2-3 महीने पहले ही मिनी बजट दे दिए हैं। लोन को ये पैकेज कहते हैं, पैकेज को बजट कहते हैं। मजदूरों को कोरोना टाइम में फ्री रेल में भाड़ा देना पड़ता है, उनको फ्री नहीं चला सकती जो सरकार। किसानों का इंटरनेट कनेक्शन काट देती है और प्रधानमंत्री कहते हैं एक फोन कॉल दूर हो। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कोई उम्मीद नहीं है। और सबसे ज्यादा अगर किसी ने पूरे कोरोना के समय में बचाया तो वो मनरेगा था, जिसको मोदी साहब ने पार्लियामेंट के पटल पर कहा था कि ये कांग्रेस का विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। उसी स्मारक ने इस सरकार को बचाया था। बेरोजगारी दर 45 साल की हाईएस्ट कोरोना से पहले ही हो गई थी। आज देखना है कि किस तरह से आगे चलेंगे। प्राइम मिनिस्टर महोदय संदेश दे रहे हैं कि कुछ नहीं होगा बजट में,
वित्त मंत्री महोदया कह रही हैं कि अद्वितीय बजट होगा। पिछले 7 साल से टैक्स में कोई छूट नहीं दी है सरकार ने। इस बार फोकस कृषि सेक्टर पर होगा या फिर अन्य सेक्टर्स पर भी इस बार के बजट में ध्यान दिया जाएगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन बात यह भी कही जा रही है किसानों की आय दोगुनी की जा सकती है। किसान आंदोलन एक तरफ दिल्ली एनसीआर में चल रहा है, ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि इस बार के कृषि सेक्टर के लिए क्या ऐलान बजट में किए जाते हैं। आज सरकार का बड़ा इम्तिहान, किसानों के लिए तोहफों का होगा ऐलान। आंदोलन की इन तस्वीरों के बीच आज उम्मीदें हैं, चुनौतियां हैं, इम्तिहान हैं और वो सब कुछ है जो काफी हद तक सीमाओं पर डटे किसानों की दशा और दिशा तय कर सकता है। मोदी सरकार के पास भी इस बजट के जरिए ये साबित करने का एक मुकम्मल मौका है कि किसानों का कायाकल्प करने में वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। आज तक ने भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार को जब इस मसले पर टटोला तो देखिए किस तरह के संकेत देखने को मिले। जो फार्म लॉज और एमएसपी का उनसे मेलजोल नहीं है। एमएसपी तो प्रोक्योरमेंट के लिए है, क्योंकि आप हमारी जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके तहत हमने काफी सारे परिवारों को जो मुफ्त में राशन तो देना ही पड़ता है, जिसके लिए सरकार को लेनी ही पड़ेगी, खरीदनी ही पड़ेगी, प्रोक्योरमेंट करनी ही पड़ेगी। तो हम एक्चुअली दो मुद्दे जो कि काफी अलग हैं उनको हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फार्म लॉज का और एमएसपी का अर्थशास्त्र में तो कोई लेना देना नहीं है, ये तो एक्चुअली अफवाहें हैं में एक्चुअली इनको जोड़ा जा रहा है। तो मैं अर्थशास्त्री के रूप में इनको तो मैं नहीं जोड़ूंगा। वैसे किसानों की आय दोगुनी करने का वादा सरकार कई बार दोहरा चुकी है। ये साल 2016 की बात है जब सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली में ऐलान किया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी। 2022 6 साल बाकी है। जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, क्या हम हमारे देश के किसानों की आय दोगुना कर सकते हैं क्या? भूतपूर्व परिस्थितियों का सामना हमने, आपने, सबने, पूरे देश ने किया था। कोविड-19 2020 एक ऐसा साल रहा जब लॉकडाउन की वजह से पूरी गतिविधियां रुकी हुई थी। इन सब के बीच देश की अर्थव्यवस्था ने भारी चोट सही है। अब यहां से रास्ता क्या बेहतरी का, नौकरियों का, कृषि क्षेत्र में बेहतरी का, ये सब कुछ निकलेगा। इस बड़ी चुनौती के साथ बजट का पिटारा लिए 11 बजे निर्मला सीतारमण क्या रखेंगी देश के सामने, इस पर रहेगी हमारी नजर। नॉन स्टॉप कवरेज आप देख रहे हैं, सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन नेहा, इस सरकार और सरकार के सामने जो चुनौतियां हैं इस बार, उन सब पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इस बार पूरे देश की नजर है कि क्या अर्थव्यवस्था पर, क्योंकि देश और राष्ट्रवाद के इर्द गिर्द बड़ी चर्चा होती है, लेकिन असल मसला जब आता है तो जेब पर पहुंचता है और नौकरी पर। जफर इस्लाम साहब, ब्रेक पर जाने से पहले रोजगार बढ़ने की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि आने वाले वक्त में ये जो सेक्टर है, खासतौर पर नौकरियों को लेकर जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं वो बेहतरी की ओर बढ़ेंगे। लेकिन जफर इस्लाम साहब, मेरा सवाल आपसे ये कि जो 11% ग्रोथ रेट की बात इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में की गई है, कैसे हासिल होगा ये? क्योंकि सबके मन में सवाल है कि डबल डिजिट ग्रोथ रेट अगर आपने प्रिडिक्ट किया है तो उसका आधार क्या है? और जिन रोजगार की आप बात कर रहे हैं, कई तो ऐसे सेक्टर्स हैं जो पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं, सिक यूनिट्स डिक्लेयर हो चुके हैं, होटल्स बंद हो गए, रेस्टोरेंट्स बंद हो गए, कई ऐसे कारोबार हैं जहां पर पूरी तरीके से इस वक्त झाड़ू चल चुकी है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाई फ्रीक्वेंसी डेटा जो है वो एक आपको डायरेक्शन देता है। अब हाई फ्रीक्वेंसी डेटा को जब आप एनालाइज करेंगे तो आपको देखेंगे कि काफ़ी ग्रोथ मोमेंटम है उसमें, और ख़ास कर अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अगर माप करने का मापदंड का कोई तरीका है तो वो डेटा होता है कि कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। तो अगर आप देखिए कि जब लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के बाद जो है बिल्कुल जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कई सेक्टर में ज़ीरो हो गई थी, और उसके डिमांड उसी हिसाब से, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड हो, पावर डिमांड हो, और या आपका फ्यूल डिमांड हो, या फिर आपकी बहुत सारी चीज़ें जो उस डेटा में आती हैं, वो सारी जो है डिमांड खत्म हो गई थी। लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हुई उसी हिसाब से वो डिमांड भी बढ़ते गई, और आप
तेजी से डिमांड बढ़ रहा है, और उसको अगर आप देखें, एनालाइज कीजिएगा तो आपको बिल्कुल जो ऐसे आपको ऐसे दिखेगा कि डिमांड जीरो हुई थी, फिर वापस डिमांड बढ़ी, उसी को बोलते हैं वी टाइप रिकवरी। तो वो वी टाइप रिकवरी बहुत एविडेंट है, वो आंकड़े आपके सामने हैं, और उससे जब आप ग्रोथ मोमेंटम जो आप देखते हैं तो लगता है कि 11%, थोड़ा बेस इफेक्ट का भी फायदा है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अगर जो कंट्रैक्शन हुआ है, कंट्रैक्शन के बाद जब अगर आप इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो थोड़ा बेस इफेक्ट का भी फायदा है, इसलिए 11%। लेकिन आगे के लिए फोरकास्ट जो किया है, जो इकोनॉमिक सर्वे में 7%, 6-7% का फोरकास्ट किया है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से सरकार ने इस पूरे महामारी के समय में जो इम्पोर्टेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स किया है, उसका जो है फायदा आपको दिख रहा है। खासकर अगर आपको मैं कहना चाहूं कि जब पूरे ग्लोबल इकोनॉमी में जिस तरह की मंदी थी और जिस तरह की मंदी आज भी देखी जा रही है, और हम उससे वैक्सीनेशन ड्राइव भी शुरू हो गया है, और हमारे यहाँ जो महामारी का जो इम्पैक्ट है वो भी कम होता जा रहा है, और साथ साथ सेक्टर्स जो है जो इम्पैक्ट हुए थे, इम्पैक्टेड सेक्टर्स है, उसको भी बजट में थोड़ी सी राहत मिलने की संभावना है। और साथ साथ शर्मा जी, जो अभूतपूर्व परिस्थितियां थी कोविड की, उसका थोड़ा तो डिस्काउंट दीजिएगा ना इस्लाम साहब को। देखिए, मुझे लगता है बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कोरोना की जो भी परिस्थितियां हैं वो अभूतपूर्व रही हैं। लेकिन शायद जफर भाई को ये नहीं पता कि 2019 और 20 में जब अभूतपूर्व परिस्थितियां नहीं थी तो ग्रोथ रेट पिछले 11 साल का लोएस्ट था, 4% था। अब वो 4 से 11 कैसे होगा? 11 कह दीजिए, 12 कह दीजिए, कौन से पैसे लग रहे हैं, 13 कह दीजिए। घर की खेती है, जो सरकार इकोनॉमिक सर्वे 4 पन्नों में छापती हो, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ हो, और वो भी एक थ्योरेटिकल डॉक्यूमेंट हो। इकोनॉमिक सर्वे हमेशा प्रैक्टिकल और फैक्ट्स एंड फिगर्स पे होता है। आज वो ही जब हटा दिया है सरकार ने तो 11%। घर की खेती कह रहे, खेती के नाम से ही सैयद जफर इस्लाम साहब को पसीना आने लगता है। नहीं, एक चीज और है, किसान अभी भी बैठे हुए अंजना जी पिछले 6 महीने में, जफर भाई, पिछले 6 महीने में रुपए की वैल्यू डॉलर की तुलना में 11% गिरी है। बेरोजगारी हाईएस्ट है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट नेगेटिव है, केवल प्राइमरी सेक्टर पॉजिटिव में है, लेकिन उसमें भी माइनिंग डाउन है। जिस तरह से इनइक्वालिटी बढ़ी है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, डिस्पैरिटी बढ़ी है, उसको कैसे करेंगे? मुझे एक चीज याद आ रही है आज तक के यहां पर देखने से, वैक्सीन शब्द से मोदी जी ने पहले भाषण में कहा था कि कुछ कड़वी दवाइयां लेनी पड़ेंगी, और फिर वो भैंस वाले मोटे मोटे इंजेक्शन जनता को जो लगाए हैं आप लोगों ने कड़वी दवाई के नाम पर, कि जनता त्राहिमाम कर रही है पूरी तरह से। कौन से इंजेक्शन की बात? देखिए, आप सारे टैक्स देखिए, पहली बार हुआ हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कि जीएसटी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स पे 5% से 18% तक लगा दिए आप लोगों ने। आप बताइए, इनपुट कॉस्ट एग्रीकल्चर की आपने बढ़ा दी। आप बताइए कि किस तरह से, कौन सा सेक्टर ऐसा है जिससे परचेजिंग पावर आपकी बढ़ेगी? टर्शरी सेक्टर फ्लॉप हुआ पड़ा है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट जो सेकेंडरी सेक्टर है वो नेगेटिव में चल रहा है। कंपनियां बेच रहे हैं आप। जब 19-20 में कोरोना नहीं था, ग्रोथ रेट 4% था, अब 11% कैसे होगा? फ्री वैक्सीन नहीं दे पा रहे हैं आप लोग। चाइना हमारे बॉर्डर पर कब्जा करके बैठा है। आपको चाइना को भी आज ही डिस्कस कर लीजिए ना, बजट वाले दिन। डिफेंस बजट पर, ठीक है, डिफेंस बजट। मैम, अगर चाइना बॉर्डर पर बैठेगा तो डिफेंस बजट को ख्याल करना पड़ेगा। जवाब दीजिए सैयद जफर इस्लाम साहब। मुझे पता है, देखिए, पेट्रोल डीजल की आप बात नहीं करेंगे, लेकिन आप भी बैठे होंगे कहीं आंदोलन में। जब कांग्रेस के दौरान अगर 60-70 तक कीमत पहुंचती थी, तब आप लोग बैठ जाते थे आंदोलन पे, कहते थे देखिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। लेकिन जो टैक्सेशन है 69% अगर आप पेट्रोल पर और 58% डीजल पर ले रहे हैं, टैक्स पर तो कुछ कमी कर सकते हैं ना। ऑल टाइम हाई है कीमतें, आम आदमी की जेब पर लग रहा है ना। कांग्रेस वाले खाली थोड़ी गाड़ी चलाते हैं। देखिए, मुझे थोड़ा विस्तार से टाइम दीजिए, मैं जवाब दूंगा। पहली बात कि देखिए, सबसे पहले समझना चाहिए, जो इस तरह के जो क्राइसिस है, जो महामारी के, जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 2008 में, उसका जो इम्पैक्ट था, उसका 3 टाइम ज्यादा इम्पैक्ट इस बार है जो क्राइसिस का। इससे समझ में आ सकता है कि कितना बड़ा पूरे दुनिया में क्राइसिस है। जब ये कह रहे हैं कि पहले जो जीडीपी ग्रोथ जो है उसमें कंट्रैक्शन हुआ था, तो पूरे वर्ल्ड में कंट्रैक्शन हुआ था। जब ग्लोबल जीडीपी 3.7 से कंट्रैक्शन के बाद 2.9 हुआ, तो जाहिर इंडियन आइसोलेशन में थोड़ी काम करे, इंडियन इकोनॉमी भी कंट्रैक्शन होगा। लेकिन आप जब अभी बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, पीएमआई का डेटा के बारे में आप जब बोल रहे हैं, पीएमआई का डेटा जब अगर 50% से अबव है, तो जाहिर है कि आपका एक्सपेंशनरी मोड में है इकोनॉमी, और उससे दिखता है कि आपको ग्रोथ बिल्कुल साफ दिखता है। साथ साथ मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, जो आप सेक्टर्स के बारे में बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करें, तो इनके ही बार बार ये कोट करते रहते हैं सीएमआई का डेटा। हमने कभी कोट नहीं किया, लेकिन सीएमआई का डेटा ये कोट करते हैं। उसी सीएमआई के डेटा को मैं कोट करना चाहता हूं, आपकी स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं अभी। आप देखिए कि इसमें नवंबर में क्या था,
आप दिखाइए दिसंबर में क्या है और आप दिखाइए जनवरी के जो एक्सपेक्टेड नंबर्स है क्या है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पॉलिसी मेजर्स लिए हैं, जो सेक्टर्स नहीं खुल पाए थे, वो सेक्टर्स जब टूरिज्म सेक्टर, जहां पर सर्विसेज सेक्टर, जिसमें हमारे जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, 60% तो सर्विसेज सेक्टर में। जो एक्चुअल ग्रोथ जिसमें होना चाहिए वो मैन्युफैक्चरिंग में, जब पीएलआई स्कीम जो हमने के प्रोडक्शन इंसेंटिव वाली स्कीम लेकर है, उससे जितना बड़ा फायदा होगा, तो आपको कम से कम 1-2 करोड़ तो व्हाइट कॉलर जॉब और ब्लू कॉलर जॉब हम उसी में क्रिएट कर पाएंगे। इसलिए कि जितनी सारी कंपनियों से हम एंगेज कर रहे हैं ग्लोबल जफर इस्लाम जी, माफी के साथ आपको टोक रही हूँ, जॉब्स तब क्रिएट होती हैं जब उस सेक्टर में निवेश किया जाता है। एक सीधा सा सवाल है, निवेश के लिए पैसा कहां से आएगा? अभी आपका जो फिजिकल डेफिसिट है वो लगातार बढ़ रहा है, फिजिकल डेफिसिट का गैप कैसे कम किया जाएगा? मैं बताता हूं, देखिए बिल्कुल सही कहा है। 3 तरह से निवेश हो सकता है। पहला है कि गवर्नमेंट जो है कैपेक्स करे, तो आप देखिए जो सरकार के पास वाकई डिफिकल्टीज है कि रेवेन्यू जो है आपका एक शॉर्टफॉल है, एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है, महामारी के समय एक्सपेंडिचर बढ़ा। अगर बजट को सिर्फ लीजिए तो बजट का जो एक्सपेंडिचर साइड था 30.4 लाख करोड़ था, लेकिन एक्चुअल जो कलेक्शन है बहुत कम हुआ। रेवेन्यू रिसीट जो हमने दिखाया था 20 लाख करोड़ का, उससे बहुत कम आया। लेकिन एक सेकंड में आपको इसको इकोनॉमिक सर्वे में ही कहा, ठीक है पूरी कीजिए। इकोनॉमिक सर्वे में आप ही ने कहा है कि इस बार फिस्कल डेफिसिट यानी जो वित्तीय घाटा है उसकी चिंता नहीं करेंगे, सरकार स्पेंडिंग बढ़ाएगी, आप ही ने कहा ना सर्वे में। पूरा कंप्लीट करो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि देखिए फिस्कल रोड मैप सरकार जरूर देगी कि कितना फिस्कल डेफिसिट रहे। आज के टारगेट में अगर देखें जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल की वजह से मुझे लगता है कि 7% के आसपास होगा, 6% होगा जो सरकार आंकड़े देगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आप अगर सरकार का देखिए तो पिछले 5 साल का देखिए तो एवरेज जो है, वेटेड एवरेज 1.7% ऑफ जीडीपी जो हमने कैपेक्स में लगाया है। इस बार हमको लगता है कि सरकार ज्यादा करेगी ताकि निवेश ज्यादा सरकार करे। दूसरी साथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी होने की संभावना है इस तरीके। और तीसरे ग्लोबल एफडीआई जो है वो सबसे ज्यादा आ रहा है। और जो चाइना +1 पॉलिसी के तहत मुझे लगता है जितनी कंपनियां इंडिया से अभी इंगेज हो रही है, डिस्कशन कर रही है, उसमें हमको एफडीआई और जो पीएलआई स्कीम के तहत बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इजाफा होगा, नौकरियां क्रिएट होंगी। तो इन्वेस्टमेंट सरकार भी ज्यादा करेगी। कैपेक्स मुझे लगता है 1.7% ऑफ जीडीपी से ज्यादा करेगी। जो 4 लाख करोड़ पिछले साल था, इस बार हो सकता है 5 लाख करोड़ हो जाए, 6 लाख करोड़ हो जाए। और दूसरे साथ जो है हम इस पे जो प्राइवेट सेक्टर को हम इंसेंटिव जरूर देने की दावों में कोशिश कितना दम है। और सैयद जफर इस्लाम साहब, आप मुझे पता है आप इकोनॉमिक्स को अच्छी तरह से समझते हैं, आपको टाइम देंगे तो अभी आप 1 घंटा तमाम आंकड़े बता देंगे। लेकिन इन सबसे आगे, अरे सुनिए सर, आगे की बात सुनिए, इस सबसे आगे लोग बार बार यही कह रहे हैं कि परिस्थितियां कब बेहतर होंगी। पिछली बार आपने अच्छे दिन क्या कहा था, इस बार आप उसको पूरी तरह से सन्नाटे में डाल चुके हैं। लेकिन इस बार की जो महामारी की मार थी उसके बाद से परिस्थितियां बेहतर होंगी या नहीं, आइए हम आपको बताएं। इस पूरे मॉल में अलग अलग हिस्सों में किस सेक्टर में क्या होगा, हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ेंगे हमारे साथ। खाने पीने का इन्फ्लेशन, हम आपको होटल से भी लाइव टेलीकास्ट दिखाएंगे कि आपकी जो थाली है उसमें कीमतें बढ़ेंगी घटेंगी। हम आपको रिटेल सेक्टर में भी ले जाकर दिखाएंगे, हम आपको एफएमसीजी सेक्टर में भी दिखाएंगे कि जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है उनमें कीमतों में क्या बेहतरी या फिर कमी आएगी या महंगाई बढ़ सकती है। बहुत सारी चीजें लगातार नॉन स्टॉप कवरेज आप देखेंगे। 10-10:15 बजे के आसपास कैबिनेट की बैठक होगी संसद में, जिसके अप्रूवल के बाद 11 बजे निर्मला सीतारमण ये बजट पेश करने वाली है। आइए अब आपको दिखाते हैं जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, उनसे हमने बातचीत बीते दिन की थी। 11% की ये ग्रोथ जिसका प्रोजेक्शन किया जा रहा है, क्या ये मुमकिन है, क्या ये सचमुच होगा? उन्होंने कहा था कि बैटिंग की तरह अर्थव्यवस्था में हम रहेंगे, अगर स्विंग हो बॉल में तो पुजारा की तरह सेफली खेलेंगे और अगर स्विंग नहीं हो तो पंत की तरह। अब ये 11% वाले ग्रोथ रेट का दावा स्विंग है या विदाउट स्विंग है? देखिए क्या कहा उन्होंने। ये कहा है कि जब बॉल स्विंग हो तो हम खेले पुजारा की तरह और जब स्विंग नहीं हो तब हम खेले पंत की तरह। तो हमें यह बताइए कि जो 11% का ग्रोथ आप बता रहे हैं 21-22 में, ये स्विंग है या विदाउट स्विंग है? तो हमने ये जो उदाहरण था इसलिए बतलाया था कि जब पहले 5-6 महीने जब महामारी जब चल रही थी, अनिश्चितता बहुत ज्यादा थी, तो उस समय जो है ध्यान से चलना होता है और पुजारा की तरह बैटिंग भारत सरकार ने पुजारा की तरह की, आवश्यकताओं पे ध्यान दिया। जैसे पुजारा अपना विकेट बचाना जो है आवश्यक समझते हैं, उसी तरह भारतीय सरकार ने लोगों के लिए जो अनाज का 80 करोड़ लोगों के लिए फ्री अनाज दिया, मुफ्त अनाज दिया।
वैसे ही कंपनियों के लिए जो ऋण है, इमरजेंसी क्रेडिट, लिक्विडिटी मेजर्स, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स, ये सब दिए गए। उसके बाद जब अनलॉक फेज जब शुरू हुआ और अनिश्चितता कम हो गई और जो 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 रिस्ट्रिक्शंस थी इकोनॉमिक गतिविधियों में वो जब हटाए गए, तो तब भारत सरकार ने जो डिमांड पे और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पे एक्चुअली ध्यान देना शुरू किया। जैसे कि आपने देखा होगा आत्मनिर्भर भारत 3 के पैकेज में एक वेज सब्सिडी प्रोग्राम लाया गया, 1% जीडीपी के अनुपात में फिस्कल जो स्पेंडिंग है उसको और बढ़ाया गया। तो ये इसीलिए उदाहरण दी गई कि पहले जो 5-6 महीने जब अनिश्चितता थी तब पुजारा की तरह बैटिंग हुई और उसके बाद अभी पंत की तरह बैटिंग हो रही है। और जैसे प्रधानमंत्री साहब ने भी बताया कि जो पिछले इससे पहले जो आत्मनिर्भर भारत के 3 पैकेज है वो एक मिनी बजट जैसे थे, तो यही है 50 ओवर का एक सिलसिला चल रहा है। मेरे सवाल में भी एक स्विंग था सर, वो आप पकड़ नहीं पाए। मेरे सवाल में ये स्विंग था कि ये 11% रियलिस्टिक है या नहीं। इसमें भी जो क्रिकेट का उदाहरण है वो काफी उचित है। 36 पे ऑल आउट हो गई, वो एक्चुअली आपके 24% जो जैसी घटी थी उसके बराबर था। उसके बाद अगले टेस्ट मैच में जीता और जाके सीरीज जीते, तो वो वी शेप का जो ऊपर जो डायरेक्शन था वैसा ही भारतीय अर्थव्यवस्था का भी परफॉर्मेंस रहा है। और आगे चल के एक तो ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप यदि देखें तो जो परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स कहते हैं, तो उसमें कुछ महीनों में करीब 7-8 साल में जैसी जो लेवल नहीं हुई थी वो इस बार हुई है जो अनलॉक फेज में। और इसके अलावा सर्विस सेक्टर में यदि देखें तो सर्विस सेक्टर के कुछ सेक्टर हैं जैसे ट्रैवल टूरिज्म जो कि कॉन्टैक्ट सेंसिटिव हैं, उनमें अभी भी मंदी है, लेकिन बाकी सेक्टर्स में काफी वृद्धि आई है। और जो पीएमआई रियलिस्टिक लग रहा है ये तो मुझे जरूर मेरा विश्वास है कि 11% जरूर आएगा आगे साल में। मिडिल क्लास को थोड़ी राहत मिलेगी, थोड़ा पैसा बचेगा तो थोड़ा स्पेंडिंग ज्यादा करेगा, अल्टीमेटली इकोनॉमी को ही बूस्ट मिलेगा। ये जरूरी है इस समय एक्चुअली कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ में, इनमें एक्चुअली काफी खर्च करे ताकि उससे जो है डिमांड आएगी। क्योंकि वैक्सीनेशन जब होगा, वैक्सीनेशन से काफी डिमांड आएगा, क्योंकि लोगों में जो थोड़ा डर जो है, अभी भी भय है कि यदि हम एक मसाज के लिए गए या फिर ट्रैवल में गए तो उससे जो है हमें शायद कोविड लग जाएगा। तो वैक्सीनेशन जब होगी उससे ये डर कम हो जाएगा और बाकी जो इससे कोविड से पहले की जो हमारी जिंदगी थी वो एक्चुअली दोबारा वैसे ही शुरू हो जाएगी, तो उससे डिमांड अच्छा आएगा। उसी पे हमें ध्यान देना। अर्थशास्त्र के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए इस बार वैक्सीन क्या है? अर्थव्यवस्था, वही मैं कह रहा हूँ कि तो ज्यादा वैक्सीन की जरूरत है। वही मैं कह रहा हूँ कि अर्थव्यवस्था के लिए भी वैक्सीन है। हाँ। क्यों? क्योंकि जब लोग वैक्सीनेट होंगे तो उससे जो है सर्विस सेक्टर में जो है मंदी है वो कम होगी। और भारत में करीब 60% जो आपकी कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर से आती है। तो इसीलिए वैक्सीन भी हेल्थ सेक्टर के लिए तो है ही, अर्थव्यवस्था के लिए भी वैक्सीन है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी हेल्थ केयर जो स्पेंडिंग है और रियल एस्टेट में जो एम्फेसिस है, ये भी और भिन्न तरह के वैक्सीन है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। तो देखा आपने, मुख्य आर्थिक सलाहकार सरकार की तरफ से खाका समझा रहे हैं। जो बड़ी बातें जिस पर उन्होंने ध्यान दिया, उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन लगने के साथ ही गतिविधियां तेज होंगी और कई ऐसे सेक्टर्स जिसका जिक्र नेहा भी पहले कर रही थी, होटल है, टूरिज्म, इंडस्ट्री, इन सब में आप देखेंगे कि गतिविधियां बढ़ेंगी। और इस वक्त जब सरकार खर्च करेगी तो उसका डबल असर होगा, क्योंकि पिछली बार जब परिस्थितियां खराब थी तो सरकार ने 2% के आसपास ही स्पेंडिंग की थी। इस बार सरकार बजट में किस तरह की स्पेंडिंग करती है इस पर भी नजर होगी। बिल्कुल। और जफर इस्लाम जी अपने आंकड़ों के साथ मौजूद हैं, लगातार हमें बता रहे हैं कि कैसे वी शेप्ड रिकवरी आएगी और कैसे डबल डिजिट जो कि 8% ग्रोथ रेट बताया गया इकोनॉमिक सर्वे में, वो कैसे हासिल किया जाएगा। लेकिन बेजौन जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, कंज्यूमर मामले के जानकार हैं, सलाहकार हैं। ऐसे बेजौन जी, जो तर्क यहाँ पर जफर इस्लाम साहब दे रहे हैं उनसे आप पूरी तरीके से सहमत हैं या फिर ये मानते हैं कि वी शेप रिकवरी एक कठिन रास्ता, एक कांटों भरी राह होगी? नहीं, चुनौती तो रहेगा ही, ये नहीं कि बहुत आसान है, आप अचीव कर लेंगे। अब हम लोग जरूर उम्मीद करेंगे कि जाफर इस्लाम जी अपने पार्टियों को, अपने जो गवर्नेंस है उनको एक ऐसा एक अकाउंटेबल बनाएंगे कि उनको परफॉर्म करना अनिवार्य हो जाना चाहिए। यू सी, तो जो लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस की जो मतलब नारा रहा, तो वो अब एक रियली अपॉर्चुनिटी आ रहा है। सरकार के सामने एक अपॉर्चुनिटी है ये। जब एडवाइजरीज होते हैं, जब इस ढंग का एक बेढंग का एक चुनौती आ जाता है,
तब वो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग नॉट ओनली रिफॉर्म्स जो ला रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, लेबर सेक्टर में, सारे जो रिफॉर्म्स आप कंज्यूमर अफेयर्स एक्सपर्ट है बिजॉन जी, मुझे ये बताइए कि जो कंज्यूमर है वो कैसे खर्च करेगा, क्योंकि स्पेंडिंग से भी अर्थव्यवस्था में जान आनी है। अब उसकी पैसे जेब में पैसे रहेंगे तब वो स्पेंड करेगा। देखिए क्या मिडिल क्लास के, क्योंकि ऐसे ही मॉल से आज हम शो भी कर रहे हैं। नहीं, हम आपको बता रहे हैं पैटर्न कैसे बदलेगा। पैटर्न ये है कि सरकार ऑलरेडी एक शुरुआत कर दिया है मिनिमम वेज को स्टेबलाइज करने के लिए, ताकि लोगों को और भी सही ढंग का तनख्वाह मिले उनके काम रोजगार का। वो तनख्वाह से वो कैसे सोशल सिक्योरिटी पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सके, पेंशन फंड, ये सारी चीजों को देखा जा रहा है। कैसे उनको एक ऐसा एक भविष्य दिया जाए जो सिक्योर्ड हो। जैसे अभी अनएम्प्लॉयमेंट हुआ अचानक, वो अनएम्प्लॉयमेंट का कोई एक विकल्प नहीं रहा, तो अब उस विकल्प को लोग रखना चाह रहे हैं थ्रू द लेबर रिफॉर्म्स। लेबर रिफॉर्म्स में कई नया कोड ऑफ कंडक्ट ला रहे हैं वो लोग, जिसपे निवेश के लिए, अनऑर्गेनाइज लेबर के लिए बहुत फोकस है। तो अब हम लोग को देखना है कि जैसे रियल एस्टेट सेक्टर बहुत बढ़ना चाहिए।